हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार समान ज्ञान के अंतर्गत बिहार का भूगोल का दूसरा पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? तो बिहार के गंडक नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताएं, अर्थात वह कहाँ कई शाखा में विभक्त हो जाती? तो बराबर की पहाड़ी के निकट वह कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो इसका सही उत्तर है गंडक, कमला और बागमती। ये तीनों नदियां जो है गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। अब अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को दो आब भूमि कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई 47 मीटर है। अब अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार अर्थात गति सर्वाधिक है? तो उत्तरी बिहार के बूढ़ी गंडक नदी की औसत धार अर्थात गति सर्वाधिक है। अब अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली सोन कैनाल है। अब अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो कोसी परियोजना जो है 1965 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। अब अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो कोसी परियोजना जो है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अब अगला प्रश्न है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कोसी नदी परियोजना बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं उपरोक्त सभी हैं, अर्थात सो नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में सोन नहर प्रणाली थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख उद्यान फसल क्या है? तो बिहार का खाद्यान्न फसल क्या है? तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो निम्नलिखित में धान जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता? तो बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा जिले में होता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस क्षेत्र में? तो बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन
उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है किस मैदान में? तो बिहार में जूट प्रमुखता से उत्तरी पूर्वी मैदान में उगाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है? तो बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद गेहूं दूसरी फसल है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता? तो बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया एवं कटिहार में होता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता? तो बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग चीनी उद्योग है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है? तो बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग उपरोक्त सभी हैं, अर्थात जूट उद्योग, चीनी उद्योग और चाय उद्योग। अब अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है? तो भारत में एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य बिहार है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार हैं? तो बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार उपयुक्त ए और बी दोनों जगह है, अर्थात जमुई में और पश्चिम चंपारण में। अब अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहा जाता है? तो शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को तराई कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु है? तो बिहार की जलवायु भूमध्य सागरीय है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो निम्नलिखित में बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं के अंतर्गत गंगा नदी आता है। अब अगला प्रश्न है, सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर पहाड़ी चंपारण अर्थात पश्चिम चंपारण में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, दियारा का अर्थ क्या है? तो दियारा का अर्थ है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। अब अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना शुरू हुआ? तो कोसी परियोजना कब शुरू किया गया? तो कोसी परियोजना 1954 में शुरू किया गया था और 1965 में इसका निर्माण पूरी तरह से हो गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? तो बिहार में दूरदर्शन केंद्र 1978 में मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। अब अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? तो वाल्मीकि नगर बाघों का अभ्यारण्य है। अब अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? तो बूढ़ी गंडक का उद्गम और संगम बिहार में है। अब अगला प्रश्न है, बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 में किस माह में आया था? तो बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 में मई माह में अर्थात मई महीने में आया था। अब अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? तो सोन और द्रोणवती ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है अर्थात सदानीरा गंडक को, सरयू घाघरा का और बूढ़ी गंडक शिकरहना का नाम है। अब अगला प्रश्न है, कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ पाई जाती है? तो कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ
पर्वत और मैदानों में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, शाल, महुआ आसन वाले वन किस प्रकार के वन हैं? तो यह जो है शंकु आधारी अर्थात शंकुधारी वन है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है। अब अगला प्रश्न है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती? तो बलसुंदरी मिट्टी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला भागलपुर है। अब अगला प्रश्न है, कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ये तीनों नदियां जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता? तो बिहार के बेगूसराय जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है 1990 में भागलपुर में स्थापित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो भागलपुर शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। अब अगला प्रश्न है, बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो? तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात क्षेत्रफल में यहाँ 13वां ना होकर 12वां होगा। 12वां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डे का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो बिहार के साथ गंडक परियोजना में उत्तर प्रदेश राज्य की साझेदारी है। अब अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला पूर्णिया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरांद कहाँ स्थित है? तो बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरांद जो है सारण जिले में अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो बिहार राज्य की सीमाएं 3 राज्यों से अर्थात पश्चिम बंगाल, नीचे झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, अर्थात 3 राज्यों से घिरी हुई है। अब अगला प्रश्न है, हाजीपुर किस लिए जाना जाता? तो हाजीपुर फल परिसंस्करण के लिए जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? तो बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश जो है उत्तरी बिहार क्षेत्र में है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो बिहार में उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में बागमती नदी बांटती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है?
तो बिहार में के पूर्वी भाग में पटसन की अधिक खेती होती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का 10.46% है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई है? तो बिहार शिक्षा परियोजना जो है यूनिसेफ की भागीदारी से शुरू की गई है। अब अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा आदि। ये सभी नदियां जो है हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवाहित होती है। अब अगला प्रश्न है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो इनका नाम है सोन, कर्बनाशा, पुनपुन, फल्गु और सकरी आदि नदियां। ये सभी नदियां जो है दक्षिण से अर्थात दक्षिणी पठार से निकलकर बिहार में प्रवाहित होती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कुल भूक्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है 19.6%। अब अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है? तो इसका उत्तर है लौरिया जो है निम्नलिखित नगरों में से पर्यटक स्थल है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता? तो इसका उत्तर है बक्सर जो है झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। अब अगला प्रश्न है, धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादे पाई जाती है? तो धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादे जो है बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है? तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है इन सब से नई है, अर्थात पारसनाथ पहाड़ी से, राजमहल पहाड़ी से और खड़गपुर पहाड़ी इन तीनों से नई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है? तो बिहार में दामोदर नदी जो है एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अब अगला प्रश्न है, एक राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता तो वह राज्य का नाम है बिहार। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है? तो बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है 86 डिग्री देशांतर जो है बिहार के पटना से होकर गुजरती है। तो यह था इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।